एक राज्य रीवा विंध्य प्रदेश जहाँ के नरेशों ने कई विभूतियों को प्रश्रय दिया और उन्हें उनके मुकाम तक पहुँचाने में अपना अभूतपूर्व योगदान भी दिया। इस राज्य में महान बीरबल, महान संगीतकार तानसेन भी हुए, जिन्हें अकबर के नवरत्नों में सौंपा गया। रीवा राज्य ने विश्व पटल पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए विश्व को सफ़ेद बाघ भी दिया। आज हम बात करेंगे एक समृद्ध राज्य की जाने माने इतिहासकार से, और आप सभी को ले चलेंगे इतिहास के अतीत पन्नों की ओर और जानेंगे इतिहास में रुस्तम हिंद गामा के जीवन के अनमोल पहलुओं के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच है राष्ट्रीय स्तर के टेबल टेनिस खिलाड़ी व इतिहास में रुचि रखते हुए 150 से अधिक आलेखों के साथ बुंदेलखंड की समृद्ध खेल स्थापत्य एवं शिल्पकला पर कई पुस्तकों को प्रकाशित करा चुके जल संसाधन विभाग में सेवारत इतिहासकार असद खान जी। उनका मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करता हूँ। सच तो सच है कि इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है असद जी। असद जी, कुश्ती अगर बात किया तो इतिहास में कई सदियों से खेली जा रही है और कुश्ती का एक अपना ही इतिहास रहा, चाहे वह सनातन धर्म में हो, कौरव वंश की बात हो या फिर महाभारत या रामायण काल की बात हो। और यही कुश्ती जब आगे बढ़ी तो एक नाम आता था रुस्तम हिंद, और जब रुस्तम हिंद का नाम सबसे पहले हमारे पास जहन में एक नाम गूंजता था दारा सिंह का, और साथ ही साथ एक दूसरा नाम भी गूंजता था रुस्तम हिंद के रूप में गामा जी का। ये जो गामा जी हैं, इनके बारे में एक किंवदंती है भी लोगों के बारे में कि गामा का जन्म रीवा या फिर पटियाला में हुआ। दरअसल ये हकीकत क्या है? देखिए, गामा का जन्म ना तो पटियाला में हुआ और ना रीवा में हुआ। गामा का जन्म 1878 में दतिया रियासत में हुआ। गामा के पिता दतिया रियासत के शाही पहलवान थे। उनका नाम था अजीज़ पहलवान और गामा का नाम था गुलाम हुसैन। तो गामा के जन्म के बारे में ये कुछ लोगों ने पटियाला ज़रूर लिखा है, पर जन्म गामा का दतिया रियासत में हुआ। तो फिर इनका पटियाला से जो रिश्ता ये किस प्रकार जुड़ा? पटियाला से रिश्ता दरअसल ऐसे जुड़ा कि महाराजा वेंकटरमन सिंह सुखदेव जब 1918 में स्वर्गवासी हो गए जी। और महाराज गुलाब सिंह जी गद्दी पे आए, तो वो तवज्जो गामा को नहीं मिली जो महाराजा वेंकटरमन सिंह दे रहे थे। तो 1920 में गामा पटियाला चले गए। ये रिश्ता पटियाला से, मतलब उनका जन्म का रिश्ता जो है पटियाला से किसी भी प्रकार से नहीं था? नहीं, जन्म का रिश्ता उनका पटियाला से नहीं, दतिया से। ये केवल एक महज किंवदंती मानी जाए? किंवदंती है, कुछ लोगों ने लिखा ज़रूर है, पर वास्तविकता ये है कि गामा का जन्म दतिया में हुआ 1878 ईस्वी में। तो इन्होंने जो इनका जो प्रारंभिक जीवन था वो किस प्रकार था? देखिए, गामा जब 4 साल के हुए, गामा यानी गुलाम हुसैन जब 4 साल के हुए तो उनके पिता अजीज़ पहलवान का निधन हो गया। तो गामा के ऊपर से पिता का साया चला गया और काफ़ी दिक्कतें शुरू हो गई। तो जो गामा के मामा थे उनका नाम था मीरा बख्श, जो बहुत बड़े नामवर हिंदुस्तानी पहलवान थे। उनके संरक्षण में गामा आ गए और गामा संरक्षण में तो आ गए, लेकिन उनको दांव पेच के लिए भाई माधव सिंह को खलीफा के तौर पे मीरा बख्श पहलवान ने रख दिया। तो जो प्रारंभिक दांव पेच गामा ने सीखे हैं वो अपने मामा मीरा बख्श से और भाई माधव सिंह से। ये कुश्ती की जो इनकी शुरुआत हुई ये फिर किस प्रकार? अच्छा, गामा मामा के संरक्षण में आए जी। तो मामा तो उनके बहुत बड़े पहलवान थे, रुस्तम हिंद थे हिंदुस्तान के। तो गामा के संरक्षण में आने के बाद इन्होंने कुश्ती और कसरत शुरू कर दिया और काफ़ी तगड़ा रियाज ही बचपन से शुरू कर दिया था गामा ने। फिर गामा जब 17 साल के हुए तो गामा बम्बई चले गए और बम्बई में एक कमरुद्दीन नाम के सौदागर के यहाँ नौकरी कर ली। और कमरुद्दीन के यहाँ नौकरी के बावजूद भी
ये रियाज करते रहे गामा, चोरी छुपे अपने मालिक से, सौदागर जो था कमरुद्दीन से। और एक दिन ऐसा हुआ कि कमरुद्दीन नागपंचमी के दिन गामा को एक कुश्ती के मुकाबले में ले गए। तो गामा भी साथ गए। गामा की उम्र उस वक्त रही होगी 20 साल। मतलब एक दर्शक के रूप में उनको लेके गए। एक दर्शक के तौर पे। अच्छा, कमरुद्दीन अभी नहीं जान रहे हैं कि गामा की ताकत कितनी है, इसका रियाज कितना है और किस लेवल का यह पहलवान है, अभी नहीं जान रहे। वो तो नौकर के तौर पे उसको देख रहे हैं, क्योंकि चोरी छिपे वो कहीं बम्बई में जाके अपना कसरत किया करते थे गामा। अब जब नागपंचमी के दिन उस अखाड़े में गए गामा, ये बात है 1898 की, तो वहाँ पर एक पहलवान जो था वो कई पहलवानों को पछाड़ते जा रहा था। उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। अब गामा को बार बार अखाड़े में कूदने का मन कर रहा था। आखिरी बार उस आयोजक ने, नागपंचमी के जो आयोजक था, उसने कहा कि अब ये अगर कोई ये लास्ट है, अगर कोई आना चाहे आ जाए, इसके बाद इनको भी विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अब गामा से रहा नहीं गया। गामा ने लुंगी फेंक कर कूदना चाहा अखाड़े में, तो मालिक ने रोक लिया कि अब ये सोचा मालिक ने कि इससे ये मारा जाएगा। हाँ, ये हड्डी तोड़वाएगा। बहुत बड़ा पहलवान था वो। तो गामा एक नहीं माना। लंगोट तो पहले से धारण करते हैं पहलवान लोग। लुंगी फेंक कर उतर गए गामा और उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा इससे। और 4 सेकंड में उन्होंने उस पहलवान को ही चित कर दिया, पटक दिया। उसके बाद आयोजकों ने गामा को बम्बई चैंपियन का खिताब दे दिया। इस तरह से प्रारंभिक जीवन जो था वो अज्ञात था गामा का। लेकिन जब वो बम्बई चैंपियन हुए तब से उनका हिंदुस्तान में बड़ा नाम होने लगा। फिर ये रीवा कैसे आए, इनका आगमन कैसे हुआ? दरअसल 1905 में गामा के मामा रीवा आ गए थे। 1909-10 में प्रयाग में एक कुश्ती का मुकाबला हो रहा था रुस्तमे हिंद के लिए। उसमें महाराजा वेंकटरमन सिंह चीफ गेस्ट बन के गए थे। महाराजा वेंकटरमन सिंह गामा पहलवान को लेकर रीवा आए अपने दरबार में, और शाही पहलवान का उन्हें खिताब भी दिया, शाही पहलवान का। अब रुस्तमे हिंद के लिए गामा पहुँचे। कई पहलवान थे। अब भरी सभा में जो वहाँ पे मुकाबला चल रहा था, उसमें केकड़ सिंह पहलवान को पछाड़ कर मीरा बकस रुस्तमे हिंद बने। तो इस तरह से वो महाराजा वेंकटरमन सिंह के और करीब हो गए। और गामा रीवा राज आ गए। रुस्तमे हिंद गामा बन चुके थे बम्बई चैंपियन के बाद। अब जब रीवा आ गए गामा, तो अमैया स्थित जो अखाड़ा है वहाँ पर गामा 10-12 साल से बच्चों को लेके युवाओं तक को वो दांव पेच सिखाने लगे। गामा पट्टे तैयार कर रहे थे, पट्टे तैयार करने लगे। अब वो जो अखाड़ा है रीवा में, अमैया में, बड़ी दरगाह जो उसके पीछे, वो अखाड़ा सरदार सिंह के नाम से जाना जाता है आज भी। गामा का अखाड़ा सरदार सिंह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सरदार सिंह जो थे ये जोधपुर से आए थे, महाराजा रघुराज सिंह के शाही पहलवान थे। तो महाराजा रघुराज सिंह जी ने अमैया के पीछे, बड़ी दरगाह के पीछे उनके लिए एक अखाड़ा बनवा दिया था, वो की पट्टे तैयार कर रहे थे। अब गामा रीवा गए, तो गामा के बारे में मैं आपको बता दूं कि महाराजा वेंकटरमन सिंह ने उनको क्या क्या सुविधाएं दे रखी थी। दरअसल मैं बता दूं कि गामा की जो कद काठी थी 5 फुट 7 इंच की लंबाई थी। गामा के 56 इंच का सीना था। 21 इंच के बाइसेप्स थे। और महाराजा वेंकटरमन सिंह जुदेव ने उन्हें खाने में प्रतिदिन 6 माह का एक बकरा, 1 टोकरी फल, 5 बाल्टी दूध, 2 किलो घी, 1 किलो पिस्ता बादाम, ये प्रतिदिन का गामा का खुराक था जो महाराजा वेंकटरमन सिंह जुदेव ने उन्हें लगा रखी थी। ये खुराक था गामा का। गामा के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जो अपनी कुश्ती, पहली कुश्ती थी शाही रूप से जोधपुर से शुरू की थी। गामा ने इनकी जो शुरुआत हुई तो जोधपुर से हुई, और जोधपुर से हुई। उसके बाद ये जब ये युवा हुए कुछ,
तो ये बम्बई चले गए नौकरी के लिए। इन्हें चूँकि घर के हालात जो थे वो अच्छे नहीं थे, इनको जोधपुर जाना पड़ा। जोधपुर गए, तो जोधपुर से ये नौकरी कर ली बम्बई में जाके कमरुद्दीन सौदागर के यहाँ। गामा के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब ये चैंपियनशिप के लिए गए थे, इनको अयोग्य भी करार दे दिया गया था। गामा को अयोग्य करार दिया था। असल में रुस्तम हिंद हो गए थे गामा, और गामा से बड़ा उस दौर में कोई पहलवान नहीं था। और 1910 में लंदन में वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेसलिंग की हो रही थी, कुश्ती की विश्व चैम्पियनशिप हो रही थी। तो गामा को भेजने के लिए नॉमिनेट कर दिया गया हिंदुस्तान में। अब क्या हुआ कि जब गामा को यहाँ से भेजा जाने लगा, तो जो ब्रिटिश हुकूमत थी हिंदुस्तान में, गवर्नर जनरल ने गामा को भेजने से इनकार कर दिया। कहा कि ये काफ़ी खर्च आ रहा है, उसको हम नहीं उठा सकते हैं। अच्छा, उनको डर ये भी था कि गामा हिंदुस्तान का है और ब्रिटिश की हुकूमत है, और ब्रिटिश के जो किंगडम था, मुख्यालय था, वो इंग्लैंड था, और वहीं पे कुश्ती हो रही थी, और वही ज़्यादा पहलवान यूरोप के थे। तो गामा हिंदुस्तान के जो गवर्नर जनरल था, उसको डर था कि वहाँ जाकर कहीं हमारे ही अंग्रेज़ों को पछाड़ न दिए, तो इसलिए वो भेजने में गामा को आनाकानी कर रहे थे। तो जब ये बात महाराजा वेंकटरमन सिंह जुदेव को मालूम हुई कि जो ब्रिटिश हुकूमत है हिंदुस्तान की, वो अड़ंगे लगा रही है और पैसा खर्च करने में इनकार कर रही है, तो महाराजा वेंकटरमन सिंह जुदेव गामा को लेकर दिल्ली गए, और दिल्ली में हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल से मिले, और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो भी खर्च आएगा, हवाई खर्च है, रहने ठहरने का, मैं दूंगा। तो गामा को जब महाराजा वेंकटरमन सिंह जुदेव ने आर्थिक मदद की, आर्थिक सहायता की, तब अंग्रेज़ों ने गामा को इंग्लैंड भेजा। जब यहाँ से वो इंग्लैंड गए चैंपियनशिप के लिए जी, तो वहाँ पर उनका रियाज कैसा रहा? देखिए, गामा का जो रियाज था, वो तो रियाज रीवा से शुरू था उनका। क्योंकि वहाँ का जो परिवेश था, रीवा के परिवेश से काफ़ी भिन्न था। जब रीवा में थे ये, तो मैं रीवा में बता दूं कि रीवा में रियाज क्या था उनका। रीवा में वो 5000 दंड मारते थे और 5000 बैठक मारते थे। तो उनका जो दंड होता था, वो 98 केजी की जो पत्थर की चक्री होती थी, 98 किलो की, उसमें जंजीर बांध के अपने गले में लटका लेते थे गामा, और हज़ारों बार बैठक लगाते थे गामा। अब इसी समझ जाइए कि गामा की ताकत कितनी रही होगी। अच्छा, और 5000 बार वो दंड मारते थे, तो उनके जो शिष्य हुआ करते थे, 5 बाल्टी दूध अखाड़े में रखा रहता था, और जब दंड मारते मारते वो एक हाथ से ऐसे देखते थे अपने शिष्यों की तरफ, तो उनके शिष्य समझ जाया करते कि इनको दूध चाहिए, तो भरे जग में वो दूध देते थे, और वो गटगटा के दूध वो लगातार एक्सरसाइज चालू है। तो मैं उनके 2-3 शिष्यों से मिला हूँ, हरिहर प्रसाद पांडे, राम भाऊ शुक्ला, बड़ी हरदी, वो 105 साल की उम्र में मैं उनसे मिला, जो उनके शिष्य थे। मकरवट के हरिहर प्रसाद पांडे जी थे, जो 100 साल में मैं, जो 100 साल की उम्र में उनके मिला। एक हनीफ खां थे, जो बिछिया के थे। ये तीनों बहुत उनके करीबी शिष्यों में थे। तो वो बता रहे थे कि गामा का जो मुकद्दर है जी, वो चांदी का मुकद्दर महाराजा वेंकटरमन सिंह जुदेव ने वर्ल्ड कप जीतने पे दिया था। तो सैकड़ों बार तो 30 शेर के में चांदी का जो मुकद्दर था उससे भांजते थे। जो उनकी मुंगरियाँ थीं, 5-5 किलो की मुंगरियाँ थीं, तो 2 पहलवान उनको मारते थे, कंधों में मारते थे। जब 5000 बार जांघ कंधों में वो मुंगरियाँ मारते रहते थे, जब 5000 बार होता था, तब अपने शरीर को वो बिल्कुल रिलैक्स करते थे गामा। तो गामा का जो रियाज था बहुत कठिन था। अब वो लंदन पहुंच गए। अब लंदन में पूरा दुनिया भर के पहलवानों का जमावड़ा हुआ, और शेफर्ड विश्व स्टेडियम जो लंदन में है, 10 मई 1910 को लंदन के शेफर्ड विश्व हॉल में
मुकाबला चल रहा था, होना था। तो जब ये लंदन में उस मुकाबले में शामिल होने पहुँचे तो हिंदुस्तान के आयोजकों को बहुत बड़ा धक्का लगा। धक्का ये लगा कि गामा को आयोजकों ने अयोग्य करार दे कई दिया। बार डिस्क्वालीफाई किया। हाँ, अयोग्य करार दे दिया। बोले कि इसकी जो हाइट है वो कम है हाइट। एक क्राइटेरिया बनाई थी कि इस हाइट से कम वालों को उसमें शामिल नहीं करेंगे। इनका 5 फुट 7 इंच था। तो गामा मायूस नहीं हुए, बल्कि इनके जो मैनेजर थे, बिन जामिन इनके मैनेजर थे गामा के। गामा ने अपने मैनेजर से कहा, आप एक ऐसा विज्ञापन चलवा दो यहाँ के थिएटर्स में कि जो कोई गामा से पहलवान मुकाबले में, अखाड़े में जीत जाएगा, उसको $5 का इनाम देंगे। $5 के लालच में गामा से भिड़ने के लिए पहले दिन 7, और ये भी शर्त थी कि अगर 5 मिनट वो टिक गया तो हम उसको $5 देंगे। विजेता घोषित विजेता नहीं, $5 उसको दे देंगे हम पहलवान को, और हम अयोग्य हो जाएंगे, हम मान लेंगे कि हम इसके काबिल नहीं है। तो पहले दिन 7 पहलवान आए। 7 पहलवानों को गामा ने पटकनी दे दी 5 मिनट के भीतर। दूसरे दिन 10 पहलवान आए और 10 पहलवानों को उन्होंने पटकनी दे दी। और ये पूरा विज्ञापन चला था इंग्लैंड के थिएटर्स में। अब जब पटकनी दे दी 10 पहलवानों को गामा ने, तो आयोजकों को मजबूर होकर क्वालिफाई देना पड़ा, परमिशन देनी पड़ी खेलने के लिए। अब फाइनल में जब 8 पहलवानों को चित करके गामा ने फाइनल में अपनी जगह बनाई, अब गामा को जो मुकाबला फाइनल में होना था वो बहुत ही खौफनाक, खूंखार पहलवान स्टेनले जेबिस्को से होना था। स्टेनले जेबिस्को वो पहलवान है कि कुश्ती के दौरान कई पहलवानों को जान से मार चुका था, और उसकी जो हाइट थी, कद था, वो 6.5 फुट से ज़्यादा था। अब 1910 में शेफर्ड विश्व जो स्टेडियम में खचाखच भरा हुआ था, हिंदुस्तानी मूल के जो लोग भी थे वो भी थे, पूरे दुनिया के लोग जमा थे, और मुकाबला शुरू हुआ स्टेनले जेबिस्को से और गामा का। तो लोगों ने ये सोचा कि ये कई बड़े बड़े पहलवानों को मार चुका है जेबिस्को, तो गामा इसके सामने ये तो मारा जाएगा या टिक नहीं पाएगा। हाँ, क्योंकि कदगाठी भी छोटी है। छोटी है, बिल्कुल छोटी कदकाठी है। अब गामा का जब मुकाबला शुरू हुआ तो गामा ने उसको पटक तो दिया, लेकिन चित नहीं कर पाए, और 3 घंटा गामा अखाड़े में जेबिस्को को रगड़ता रहा, रगड़ते रहे गामा। जब वो थक गया जेबिस्को, तो उसने आयोजकों से, रेफरी से कहा कि आज के लिए मुलतवी कर दिया जाए, मुकाबला कल के लिए रखा जाए, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, मुकाबला फाइनल का दूसरे दिन रखा गया। जब मुकाबला दूसरे दिन रखा गया उसी जगह पे, दूसरे दिन वो आया ही नहीं। तो इस तरह से गामा को 1910 में रुस्तमे जामा अर्थात विश्व चैंपियन का खिताब दे दिया गया। यह भी माना जाता है कि जब गामा से स्टेनले जेबिस्को हारे तो फिर भारत भी आए थे। हाँ, अब उसको हार पच नहीं रही थी जेबिस्को को, तो वो हिंदुस्तान आया 1928 में और कहा कि हम जो है गामा से लड़ना चाहते हैं, पटियाला। अच्छा, पटियाला महाराज के दरबार में ही जा चुके थे 1920 में। ये बात है 1928 की। 1910 में गामा का चैंपियनशिप मिली, विश्व चैंपियनशिप मिली। 18 साल बाद 1928 में 23 जनवरी 1928 को पटियाला दरबार में गामा का मुकाबला जेबिस्को से हुआ। मतलब ये दोबारा मुकाबला था? दोबारा मुकाबला। वो हराना चाहता था, इस नियत से आया था कि हम हारे हैं, इसको हम हिंदुस्तान में जाके हराएंगे। चूँकि उसके ऊपर पूरे यूरोप का दबाव था कि तुम गुलाम भारत से हार गए हो। चूँकि हिंदुस्तान ब्रिटिशर्स के अंडर में था, तो ये उनको हार पच नहीं रही थी। तो कहा, यूरोप के लोगों ने कहा तुम जाओ और उसको हिंदुस्तान में पछाड़ के आओ। तो वो आया। तो पटियाला दरबार ने बाकायदा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया अखाड़े में। वहाँ भी हज़ारों लोग इकट्ठा हुए। जब इसको उस ज़माने में चूँकि मनोरंजन के साधन कुछ थे नहीं, यही थे मनोरंजन के साधन।
तो वहाँ पर मुकाबला शुरू हुआ 23 जनवरी 1928 को, और गामा ने उसे 60 सेकंड में, 1 मिनट के भीतर उसको पटक के चिट कर दिया। हाँ, मतलब जो 3 घंटे उस समय, हाँ बिल्कुल, चिट कर दिया। तब गामा को स्टेनले जेविस्को ने बब्बर शेर का खिताब दिया और कहा कि मैंने इतना ताकतवर पहलवान अपने जीवन में नहीं देखा। तो ये आगमन हुआ था इस तरह से उसका। कहते हैं गामा के भाई भी पहलवानी करते थे, जी, तो क्या कभी उनके साथ भी उनकी भिड़ंत हुई हो? देखिए गामा पहलवान के भाई का नाम था इमाम बख्श। इमाम बख्श भी अच्छे पहलवान थे, बड़े पहलवान थे। पटियाला दरबार में, महाराजा पटियाला के दरबार में ये गामा पहलवान थे। तो गामा पहलवान को महाराजा पटियाला बहुत मानते थे। जैसे मान लीजिए कि 5 लोग हैं तो राजा एक को ज़्यादा मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, तो उसी तरह से था। तो उनके भाई इमाम बख्श को ये नज़दीकी खटक रही थी कि मैं भी तो पहलवान हूँ, मेरे बड़े भाई को ज़्यादा मान रहे हैं, मुझे नहीं मान रहे हैं। तो उन्होंने शिकायत रखी अपनी एक महाराजा पटियाला से, इमाम बख्श ने। इमाम बख्श छोटे भाई हैं गामा पहलवान के। तो इमाम बख्श ने कहा एक दिन महाराज पटियाला से कि हुजूर, मैं चाहता हूँ कि एक दिन आप मेरा मुकाबला करवा दें भैया से। तो महाराजा पटियाला ने गामा से बताया। तो गामा ने कहा महाराज पटियाला से कि महाराज आप मुकाबला बाद में करवाइएगा, आप किसी दिन सुबह टहलते हुए इमाम को ले आइए। तो गामा टहल रहे थे रियाज के बाद, तो इमाम बख्श भी आए महाराज पटियाला के साथ। तो महाराज पटियाला ने कहा कि आपसे भिड़ंत करना चाहते हैं। तो बोले भिड़ंत बाद में होगी, ये हमें एक हाथ मार दे पूरी ताकत से, जितनी इसकी ताकत हो। एक हाथ मारा इमाम बख्श ने गामा को कोई फर्क नहीं पड़ा। गामा ने कहा कि फिर एक हाथ और मारो मुझे। इमाम बख्श ने दूसरा हाथ भी मारा। अब गामा ने की जब बारी आई तो गामा ने बाएं हाथ से आधी ताकत से मारा भाई को, तो वहीं पे वो 3 घंटा बेहोश पड़ा रहा। तो फिर गामा ने कहा महाराज पटियाला से, जब उसको होश आया, कि महाराज खुदा की कसम, अगर मैंने इसे उल्टे हाथ से पूरी ताकत से मारा होता, आधी ताकत से मारा होता, तो ये मर गया होता भाई हमारा। गामा की इतनी ताकत थी। तो उसकी पहली और आखिरी जो भिड़ंत है वो यही है भाई सब में। मतलब कोई कुश्ती नहीं थी, केवल देखा देखी था। इसी से मालूम हो जाएगा कि आप लड़ने लायक हो हमसे कि नहीं हो। फिर कभी नाम नहीं लिया लड़ने का भाई से। यह भी माना जाता है कि महाराजा वेंकटरमण सिंह के बाद स्वर्गीय महाराज गुलाब सिंह जी ने उनका शक्ति परीक्षण किया था। देखिए यहाँ से जब वो चले गए और 1934 में गामा हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान नहीं रीवा आए, जहाँ से वो गए थे, पुनः रीवा अपने यहाँ मूल स्थान पे आए। तो ये जो कोठी कंपाउंड है, ये रीवा महाराजा का रॉयल कैंपस है। वहाँ पे उनकी कोठियाँ थीं, उनके महारानियों को निवास था, उनका भी निवास था, उनके कोर्ट थे, उनके टेनिस कोर्ट थे, उनके हॉर्स राइडिंग कोर्स था, जो कोठी कंपाउंड है। तो वहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह ने एक दिन उनका सम्मान किया और कहा कि मैं आपका शक्ति परीक्षण कुछ करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त दें तो मैं करूँ। तो गामा ने कहा महाराज आपके लिए तो जान हाजिर है, क्योंकि रीवा रियासत ने मुझे बहुत कुछ दिया है, नाम सम्मान मान जो भी हैं, आज हम रीवा की वजह से हैं। तो उन्होंने कहा कि पूछा कि क्या आप चलती ट्रेन को रोक सकते हैं। तो गामा ने कहा कि मैं चलती ट्रेन को नहीं रोक सकता, लेकिन चलते हुए बस और ट्रक को मैं रोक दूंगा। तो गामा को कहा महाराजा गुलाब सिंह जी ने कि ठीक है, मेरी जो ये कार है 16 सिलेंडर की, बहुत ताकतवर मानी जाती है 16 सिलेंडर की कार, इसको आपको रोकना है। एक ड्राइवर ने स्टार्ट किया पूरी ताकत से, तो गामा ने पकड़ के खींच लिया, तो फिर वो एक कदम नहीं बढ़ पाई, 1 फुट आगे नहीं जा पाई।
तो इस तरह से गामा का जो परीक्षण हुआ महाराज गुलाब सिंह के सामने, वो भरे दरबार में महाराजा गुलाब सिंह जी ने 1934 परीक्षण लिया था। फिर गामा रिवर्स से वापस पाकिस्तान। देखिए, गामा का पाकिस्तान जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण था। इतना बड़ा हिंदुस्तान का नाम करने वाला आदमी कैसे पाकिस्तान चला गया। दरअसल गामा के जो भाई थे इमाम बकस, उनके 2 लड़के थे। अकरम नाम था, एक दूसरे का नाम था असलम। तो असलम और अकरम जो थे हिंदुस्तान के बड़े नामवर पहलवान थे और ये बुल फाइटर थे, सांडों से लड़ने स्पेन जाया करते थे। तो प्रतिद्वंदिता के कारण किसी ने असलम को गोली मार दी पटियाला में, पंजाब में, तो मर गया। और गामा असलम को बहुत मानते थे। दूसरे भाई की हत्या भी हो गई, अकरम की हत्या हो गई पंजाब में। तो ये हत्याएं जो हुई 1945 में हुई। तो 1945 में गामा पहलवान पटियाला को छोड़ के दतिया चले गए, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। दतिया महाराज के पास चले गए। अब मनाने गामा को लेने के लिए महाराजा पटियाला दतिया गए। अच्छा, पाकिस्तान चूँकि 47 में बंटवारा हो गया तो वो पाकिस्तान जाने लगे। तो गामा से ये कहा पटियाला महाराज ने कि आप पाकिस्तान मत जाओ, आप यहीं रहो। अगर आपको ये लगता है कि आपको जान माल का ख़तरा है या आपकी को हत्या कर दी जाएगी, तो मैं अपने दोनों बेटों को मैं पाकिस्तान भेज रहा हूँ ज़मानत के तौर पे, कि मेरे दोनों बेटे पाकिस्तान में रहेंगे और अगर आपको कोई जान माल का नुकसान होता है तो मेरे दोनों बेटों का पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाए। पर इस ज़मानत के बावजूद भी गामा नहीं माने और पाकिस्तान चले गए। फिर वहाँ पर उनका जो अंतिम समय था, देखिए, गामा का जो अंतिम समय है बहुत मुफलिसी वाला और बहुत दुर्दशा से बीता। चूँकि हिंदुस्तान में गामा के बहुत कदरदान थे, एक से एक बड़ी रियासतों में उनका कदर था, बहुत मान सम्मान था हिंदुस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के लोग वो कदर, वो इज़्ज़त नहीं दे पाए। पाकिस्तान जाने के बाद गामा ने शादी करी। हिंदुस्तान में जब थे शादी उन्होंने नहीं करी थी। उनसे एक बेटी पैदा हुई और बेटी डॉक्टर थी। और इनकी जो पोती है, बेटी की बेटी, उसका नाम था कुलसूम। तो जो पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं, तो इनकी ग्रैंड डॉटर, बेटी की बेटी कुलसूम शरीफ जो है, वो नवाज शरीफ को ब्याही है। और गामा जो है बहुत दिक्कतों में पाकिस्तान में गुजरा और रावी नदी के किनारे अकेले एक झोपड़ी में रहने लगे। कुछ दिनों बाद इनका पाकिस्तान में कोई कदरदान नहीं था। और एक दिन 82 साल की उम्र में लाहौर के एक खैराती अस्पताल में 23 मई 1960 को इनका निधन हो गया। अच्छा, इनका अगर जन्म देखा जाए तो ये 22 मई का था। हाँ, मतलब एक दिन का अंतराल हाँ, अपने जन्म को लेकर। हाँ, 23 मई को इनका 23 मई 1960 को पाकिस्तान के लाहौर में खैराती अस्पताल में इनका हुआ। बहुत दुखद निधन हुआ। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि आज वरिष्ठ इतिहासकार असद खान जी द्वारा गामा के बारे में बहुत सारी अमिट जानकारी प्राप्त हुई और इसी प्रकार हम नई जानकारियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। सच तो सच में, बस आज इतना ही। पुनः आपसे मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।